की हुकूमत खत्म होने पर दुनिया की 2 सुपर ताकतों का रद्द अमल। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की सियासी जमातें आइन की पासदारी करें। रूसी सदर प्यूटिन का पाकिस्तान अगर आपने ये वीडियो नहीं सुनी तो कुछ भी नहीं सुना। पाकिस्तान का ब्लैक डे करार देते हुए उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि वहां पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है। इमरान खान को रूस के साथ ताल्लुकात बनाने की सजा दी गई। इमरान खान की हुकूमत का इख्तिताम, अमरीका का फौरी रद्द अमल आ गया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि पाकिस्तान में जारी सियासी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी जमातें कानून की अमलदारी यकीनी बनाएं। पाकिस्तान की सियासी जमातें आइन की पासदारी करें। उम्मीद है सियासी जमातें गुड गवर्नेंस और जमहूरी इक़्तिदार पर कायम रहेंगी। रूसी सदर पुतिन का पाकिस्तान को लेकर अमरीका के खिलाफ बयान, पाकिस्तान का ब्लैक डे करार देते हुए उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि वहाँ पर अमेरिका का कब्जा हो चुका है। इमरान खान को रूस के साथ ताल्लुकात बनाने की सजा दी गई। सब्सक्राइब करें। तुमने पूरा साल यहूदियों का एजेंट कहा, उसने मुसलमानों को रुला दिया है। ऐसी तकरीरें की है, इन सारे मुसलमानों को मिलकर इमरान खान का इस्तकबाल करना चाहिए। आज तारीख में मैंने देखा है कोई मुस्लिम लीडर इस तरीके से उम्मत का मुकदमा नहीं लड़ सका जिस तरीके से आपके लीडर ने लड़ा है। और मैं कहता हूँ ये उम्मत के लिए अतिया है। हम सऊदिया को देखते रहे, ईरान को देखते रहे, तुर्की को देखते रहे, शाम को देखते रहे, हमने दुनिया की तरफ देखा, कोई उम्मत की आवाज उठाए। आपके लीडर ने दुनिया को अपना गर्विता इसलिए किया है कि आपका मुकदमा कैसे लड़ा है आप भी देख रहे हैं। मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ इस शख्स के लिए दुआ करें, क्योंकि मुझे तारीख पता है कि जनरल ज़िया ने जब उनके खिलाफ आवाज बुलंद की थी, जनरल ज़िया का उन्होंने क्या हासिल किया। इमरान खान पर भी वो हमला करेंगे क्योंकि उनके घर में बैठकर उनको कहता है कि हिंदुओं ने खुद को हमले सब। तुमने हिंदुओं को दहशतगर्द क्यों नहीं कहा, तुम मुसलमानों को दहशतगर्द क्यों कहते हो? बड़ी बात है। और तुम्हारे साहब का लीडर तो ऐसे बैठते थे कि पाकड़ में पर्चियां गुम हो जाती थी तो उल्टा बोलते थे। और ये आदमी बोल तो रहा है, तुम्हारा मुकदमा तो लड़ रहा है, मोहम्मद की शरीयत का मुकदमा। ऐसे किसी मुसलमान लीडर ने, किसी मौलवी ने नहीं लड़ा। इस तरीके से इसने दलाल दिए हैं कि हम एक इस्लाम मानते हैं, कहते रहे लोग कादियानियों का एजेंट है। अरे बेशर्मो, तुमने इस्लाम को बदनाम किया है। उसने कहा इस्लाम एक है, हम उसको मानते हैं। इमरान खान कल जब वज़ीर आज़म हाउस छोड़ने लगे तो उन्होंने चंद सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था जिन्हें ख़त दिखा सके। तो उन्होंने उन सहाफ़ियों से निकलते वक्त पूछा कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे ख़िलाफ़ नहीं है। सहाफ़ियों को समझ नहीं है, उन्होंने दोबारा पूछा जी। तो इमरान खान ने कहा कि रियासत के अंदर कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो मेरे ख़िलाफ़ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं। तो इमरान खान ने कहा फिर ठीक है, और वो वज़ीर आज़म हाउस छोड़ गए। के हाथ में सिर्फ एक डायरी और चंद डॉक्यूमेंट्स थे। ये था उस शख्स का खुलासा। और माशाल्लाह आपके साबका हुक्मरानों के तो जब छोड़ के जाते थे तो लंदन में प्रॉपर्टीज़, बैंक बैलेंस, फैक्ट्रियाँ और पता नहीं क्या क्या होते थे। ये था आपका वज़ीर आज़म जिसके पास सिर्फ एक डायरी। दुनिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के हक में सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने सख्त गुस्सा इजहार किया। लंदन और मेलबर्न में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी भरपूर एहतजाज किया। कई पाकिस्तानियों ने भिखारी कभी लीडर नहीं बन सकता वाले प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। वॉशिंगटन में भी पाकिस्तानियों का एहतजाज, करप्ट निजाम, करप्ट जज नामंजूर के नारे लगाए। कनाडा की पाकिस्तानी खातून के जज्बात चेहरे से आया, बच्चों ने भी भरपूर पैगाम दिया। इमरान खान से भरपूर यकजहती और मोहब्बत का इजहार। दुनिया भर में पाकिस्तानी इमरान खान की हिमायत में निकलने लगे। मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज और मुजाहरे। लंदन के ऑन पार्क में बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुजाहरा। मर्द खवातीन सभी अफसरदा नजर आए। एक खातून आप दीदा हो गई। ओवरसीज का कहना था कि अवामी लीडर को बेदर्दी से इक़्तिदार से अलग कर दिया गया। हिस्ट्री में आज तक ऐसा लीडर नहीं आया और आप लोगों ने
उसको निकाल दिया, ज्यादती की है। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में मुकीम पाकिस्तानियों का भरपूर एहतजाज, भिखारी हुक्मरान बन गए, बैरूनी साजिश नामंजूर के प्ले कार्ड्स उठाए। अगली बारी फिर नियाजी, वाशिंगटन में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी कह दिया अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की, साजिश हमारे अंदर से हुई है। जिस तरीके से ये किया गया वो काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया और हमें वोट का हक दिया। कनाडा की पाकिस्तानी खातून के जज्बात उसके चेहरे से आया, आंसुओं को रोकते हुए पैगाम दे दिया कि इमरान खान के साथ हैं और रहेंगे। खान साहब हम आपके साथ हैं, चाहे आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, हम आपके साथ हैं। अमरीकी शहर ह्यूस्टन के नौजवान ने भी फैसला सुना दिया, हमारी सारी ओवरसीज पाकिस्तानी की सपोर्ट इमरान खान के साथ है। दियार गैर में रहने वाले बच्चों ने भी भरपूर पैगाम दिया। हमें खजूम थे, इमरान खान ने हमें कौम बनाया। दुनिया के कई दीगर ममालिक में भी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने दुनिया भर में ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान फजलों में आपसे, आपकी और मेरी उम्र एक ही है। हमारी उम्र में हमें सोचना चाहिए कि ऊपर वाला कभी भी बुलावा दे दे। आखिरत की फिक्र करनी चाहिए और आपका तो थोड़ा वजन भी ज्यादा है। ये आपको अब सोचना चाहिए अपनी आखिरत का, यानी आप एक दीन के नाम पे पैसे बनाते हुए आपको कोई खौफ खुदा नहीं है। कुछ तो सोचें। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा बहुत बड़ा एहसास है, हमारे मदरसे के बच्चे, लेकिन इनको आप इस्तेमाल करें अपनी सियासत चमकाने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए। जो मेरा दीन का जितना भी इल्म है, अल्लाह ने आपको माफ नहीं करना। खाना काबा के कुलीद बरदार अब्दुल रहमान शैदी मिले तो उन्होंने बताया कि जब मैं इमरान खान को खाना काबा के अंदर लेकर गया तो ये शख्स 12 मिनट तक वहां पर रोता रहा और इमरान खान ने सिर्फ 2 दुआएं मांगी, एक तो अपने लिए कि मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है और दूसरी पाकिस्तान की सलामती के लिए। और माजी की तरह इस मर्तबा भी जब उन पर दरे काबा खोला गया और वो खाना काबा के अंदर अपनी अहलिया समेत चले गए तो उन्होंने वहां पर अपने लिए कुछ मांगने के बजाय सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, उम्मत मुसलमान और कश्मीर के लिए दुआएं मांगी हैं। दोस्तों, जितना ये शख्स सेल्फलेस है, जितना ये डेड ऑनेस्ट है और इखलास, खाना काबा के कुलीद बरदार अब्दुल स्पीकर साहब, मेरा कोई किसी से लड़ाई नहीं है। मैं पहले दिन से जब यहाँ आया हूँ, तकरीर नहीं करने दी मुझे। जब मैं बात करता हूँ शोर मचता है, गलत बातें करती है, मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं। इन सबको जो भी ये समझता है कि ये मैं किसी से लड़ाई की वजह से या कोई अपने दुश्मनियां किसी से हैं, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं। मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुल्क में अगर सही माने में अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस ना चला, हम किसी सूरत इतना पैसा नहीं इकट्ठा कर सकते अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, सेहत, उनके इलाज करने के लिए, अस्पताल ठीक करने के लिए। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब एलीट करप्शन पे लगी हुई है, तो आप कैसे समझते हैं मुल्क तरक्की करेगा? हम जब आप किसी के ऊपर केस होता है, वो कहते हैं जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। मुझे ये बताएं कि मेरे ऊपर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं थी। जब इन्होंने मेरे ऊपर 2002 का फ्लैट डिक्लेयर हुआ, मुझे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 6 केसेस कर दिए। मेरे इलेक्शन कमीशन के अंदर मुझे सुप्रीम कोर्ट में 2 केसेस किए। क्या मैंने कहा कि कभी मैंने कहा विक्टिमाइजेशन है? मैं जवाब देता हूँ, मैं जब वो फ्लैट लिया था, मैं सारी दुनिया जानती है मैं इंटरनेशनल क्रिकेटर था, मैं तो जवाब ही नहीं था, मेरे पास तो कोई पब्लिक ऑफिस नहीं था। उसके बावजूद 10 महीने में स्पीकर साहब, जो मेरे से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगे मैंने दिए। 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिए, मॉर्गेजेस दिखाए, किधर से पैसा आया, मॉर्गेज पे कितना गया, कब वो मॉर्गेज दिया, फ्लैट का बिका, बीवी से जो पैसे लिए हुए थे यहाँ जमीन लेने के लिए। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने मेरे से पूछा कि जनाब
आप बताएं, साबित करें कि आपने बीवी को पैसे वापस किए थे। वो बीवी ने ईमेल दे रही है कि हाँ इसने पैसे वापस किए थे। उन्होंने कहा नहीं, सबूत दो। ये कभी हुआ ही नहीं है ऐसे कि वो बीवी कह रही है पैसे, वो कहते नहीं। बैंक स्टेटमेंट्स निकाल के दी 15 साल पुरानी, जो मेरा ट्रांजैक्शन बीवी के साथ था। मनी ट्रेल दी, सारा जो पैसा वहां से हलाल की कमाई का बाहर से पाकिस्तान लेके आया, उसकी मनी ट्रेल दी। इसकी स्पीकर साहब, कोई मैंने कमाल नहीं किया। ये हर उस मुल्क में जिसमें जेन्युइन डेमोक्रेसी है, वहां एक लीडर को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि वो अमानतदार होता है, वो पब्लिक के पैसे का अमानतदार होता है। ये कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है। और ये जो नैब है, ये हमने तो नहीं नैब बनाई। एक आदमी हमने भर्ती नहीं करवाया, नैब तो पुरानी है, 90% केसेस भी पुराने हैं, लेकिन गालियां हर रोज मुझे पड़ती हैं कि जनाब देखें इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन स्पीकर साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी पार्लियामेंट चले। मैं चाहता हूं कि डिबेट हो सही, क्योंकि डिबेट के बगैर आइडियाज तराशे नहीं जाते। डिबेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेमोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी और मेरिट के बाद तीसरी चीज है, वो डिबेट होती है। यहाँ डिबेट ही नहीं हो सकती। जब बात करो वो शुरू हो जाता है कि जी वो नैब न्याजी नेक्सस या कभी कुछ शुरू हो जाता है। यानी इस तरह तो मुल्क देखे ना। स्पीकर साहब, मैंने तो नहीं नैब बनाया। पॉइंट ये है कि क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल ये, क्या हमारे जो इक़्तिदार में लोग रहते हैं वो जवाब देना चाहते हैं अपनी वेल्थ का, या नहीं देना चाहते? और अगर वो नहीं देना चाहते तो बाकी क्यों देंगे? आप जो कल्चर होता है वो ऊपर से सेट होता है। वो कहते हैं फिश रॉट्स फ्रॉम द टॉप। जब ऊपर से खराब होता है तो सारा माशरा नीचे तक तबाह हो जाता है। करप्शन का स्पीकर साहब नंबर 1 प्रॉब्लम ये होता है कि मुल्क में जो पैसा ह्यूमन डेवलपमेंट में जाना होता है वो लोगों की जेबों में चला जाता है। नंबर 2 प्रॉब्लम ये होता है क्योंकि चोरी का पैसा होता है वो मुल्क में नहीं आप रख सकते, वो आपको मुल्क से बाहर भेजना पड़ता है। तो मैं सिर्फ ये कंक्लूड करता हूँ स्पीकर साहब, मैं अपनी ऑपोजिशन से बड़े रिस्पेक्ट से कहना चाहता हूँ, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये बिलीव करता हूँ कि हमारा मुल्क, अल्लाह ने इसको इतनी नेमतें दी हैं, अल्लाह ने इससे क्या क्या चीज़ें नहीं हमें दी, लेकिन जब तक इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ मीन्स एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, जब तक रूल ऑफ लॉ और लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हम भी वही सारे बनाना रिपब्लिक्स की तरह एक समुंदर होगा गरीबों का और थोड़े से भी लोगों का। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम यार, इस बंदे की बात सुनना। अब मैं मस्जिद में खड़ा हूँ, मैं किधर है पैसा? कहते जी 1 मिनट बस चाहे। मैं अब इमरान खान ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਸਮ ਖਾਨਾ, मैं ਉਹਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਕਸਮ? अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ कि मेरे लीडर ने ना अपनी कोई जायदादें बनानी है, ना सरे महल बनाने हैं। आप कह सकते हैं, मैं बजाते खुद इमरान खान को करोड़ मरतबा बिलावल, जरदारी, मरियम और नवाज से बेहतर समझता हूँ। मुझे इमरान खान सबसे बेहतर नजर आया। मैं ज़ाती तौर पर इमरान खान की जो भी तकरीर मैंने सुनी है बिला मुबालगा, लेकिन अल्लाह की कसम उन तकरीरों में जो मजा आया है वो ऐसे लगता है जैसे कोई आलिम दीन और मौलवी तकरीर कर रहा हो। तो इमरान खान नहीं गया होते थे तो फिर मैं इमरान खान को सलाम भी पेश किया है। मैं अगर मेरे सामने होएगा तो मैं उन्हें सलूट भी मार देंगा। मैं इमरान खान साहब का पर्दे वाली मौकफ से टक जा, सारी दुनिया के सैकुलर लिबरल एक पासे हो जान, असी उत्थे मरांगे जिथे तेरा पसीना डुले, साडा उत्थे खून डुलेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह आशिकाना नारा ला के इमरान खान ने छक्का मार दिया। लेकिन इमरान खान साहब का ये जो बयान है, ये कुरान और सुन्नत की ऐन तर्जुमानी है। आपने एक मतलब कहा था सारे सियासतदान ड्रामेबाज। बिल्कुल है, अभी भी कहती हूँ। तो इमरान खान के नाम अक़वाम मुत्तहिदा में भी सारी दुनिया को बता चुके हैं, सब बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन तौहीन रिसालत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुसलमानों की दुनिया में मेरा एक रहनुमा निकला। और पाकिस्तान
पाकिस्तान के तारीखी इकदाम पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी ये बोलने पर मजबूर हो गए हैं कि शुक्रिया इमरान खान। भारतीय वजीर आजम ने कहा कि भारत के जज्बात का एहतराम करने पर वजीर आजम इमरान खान के मशकूर हैं और नरेंद्र मोदी भी अब मजबूर हो गए हैं वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा करने पर। तारीखी इकदाम पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी ये बोलने पर मजबूर हो गए हैं। मजीद क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्रीमान इमरान खान नियाज़ी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर के विषय में भारत की भावनाओं को समझा, सम्मान दिया और उसी भावना के अनुरूप कार्य किया। और पाकिस्तान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले अपनी एलाइड पार्टीज, अपने इत्तेहादियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अभी भी और हर मुश्किल वक्त में जिस तरह आप मेरे साथ खड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने पार्लियामेंटेरियंस, अपनी टीम का, मैं आपका शुक्रिया अदा इस तरह करता हूं कि मैंने जो आपकी कल शाम को जो आपके हालात देखे तो मुझे ये एहसास हुआ कि आप सबको बड़े दिल से तकलीफ थी कि जो हमारा वो सेनेट का ये इधर हफीज शेख के इलेक्शन में जब हारे हैं, तो मैं जो आप सबको देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे एक टीम आप में नजर आई और इंशाअल्लाह ये हमारी टीम मजबूत होती जाएगी, क्योंकि देखें अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारे ईमान को बार बार आजमाऊंगा। अल्लाह कुरान शरीफ में हमें कहता है। वो क्यों कहता है? वो आपके ईमान को आजमाता है मजबूत करने के लिए। जब आप एक मुश्किल वक्त से निकलते हैं आप और मजबूत हो जाते हैं। अल्लाह ने एक इंसान को एक ऐसा चीज, एक ऐसा उसका जो सबसे बड़ी जो उसकी मखलूक है, अशरफुल मखलूकात, उसको जो अल्लाह ने बनाया है, उसके अंदर उसने एक कंडीशन लगा दी है कि अगर आपने बड़ा इंसान बनना है तो मुश्किल वक्त का सामना करो, रेजिस्टेंस के साथ जाओ। जिस्म हमारा ये है, जिस्म को हम भारी वेट उठाते हैं, जिस्म तकड़ा हो जाता है। ज़हन को जितना हम आजमाएंगे और आजमाइशों में डालेंगे, सबसे बड़ा जो पावर हाउस है वो हमारा ज़हन है, वो और तकड़ा हो जाता है, इंसान तकड़ा हो जाता है। पार्टी भी तब तकड़ी होती है जब वो मुश्किल वक्त से निकलती है। आपने किसी को तबाह करना है तो उसको आराम की जिंदगी दे दो, वो तबाह हो जाता है, डिके कर जाता है इंसान। तो मैं अपनी पार्टी को आज खराज तहसीन पेश करता हूं कि आप इस मुश्किल वक्त से निकले। बड़े मुझे इंडिविजुअल MNAs का पता है कि उन्होंने कितनी कोशिश की यहाँ पहुंचने के लिए, आज इस वोट के लिए। तो मैं और मुझे कईयों की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं आप सबका आज शुक्रिया अदा करता हूँ। आज मैं अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी के साथ भी, और जो मेरी आवाम आज ये देख रही है, मैं उसके सामने जो बात रखना चाहता हूँ वो ये कि देखिए, हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये पाकिस्तान क्यों बना था। वो एक अंग्रेजी का एक फ्रेज है कि नेशंस विदाउट अ विजन डाई।
قوم کا جب اپنا مقصد اپنے نظریے سے پیچھے ہٹتی ہے مر جاتی ہے قوم کسی مقصد کے لیے بنتی ہے. ہم اپنے کو جب تک وہ پتہ نہیں ہم اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے. خود ہم جو آج لیڈرشپ ہے, میرا غلطی سے ہاتھ ادھر چلا گیا, ادھر کی لیڈرشپ میں کہہ رہا ہوں, جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑا عظیم خواب تھا پاکستان کا. علامہ اقبال کو نہیں پتا تھا کہ اگر پاکستان بنے گا تو آج جس طرح ہمارے 20 کروڑ مسلمان ہندوستان میں رہ جائیں گے تو وہ تو سارے پاکستان میں نہیں آ سکتے تھے. تو علامہ اقبال کا کیا وجہ تھی پاکستان بنا خواب دیکھنے کی؟ ان کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے ایک دنیا کو مثال دینی تھی کہ اصل میں ایک ماڈل بنانا تھا کہ اصل میں ایک اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے. اور وہ بیس کس کے اوپر کر رہے تھے پاکستان کی اسلامی فلاحی ریاست جو ہماری آبجیکٹ. اوورسیز پاکستانیوں تانوں لکھ لکھ مبارکاں. عمران خان نے تہاڈا حق ادا کر دیتا ہے. پاکستان دی نہ کسی حکومت نے وہ حق تہاڈا ادا کیتا ہے نہ کسی وزیر اعظم نے وہ حق ادا کیتا ہے جہاں عمران خان نے تہاڈا حق ادا کر دیتا ہے. اور اپوزیشن والے اس دن کی موت پی گئی ہے جس دن کا عمران خان نے ایک قانون پاس کرایا ہے اور تمہیں ووٹ کا حق دیتا ہے الحمدللہ. اور اپوزیشن نو ایک موت نہیں پئی, دو موتاں اس دن انہوں دی ہوئی نے. ایک موت تو انہوں دی یہ ہوئی ہے کہ تمہیں ووٹ کا حق ملے ہے اور جنرل الیکشن EVM مشیناں تے ہون جا رہے ہیں. دوسری انہوں دی موت ہے ہوئی ہے کہ جڑے ورکا پاڑ کے بیٹھے دے سن جدوں انہوں نے اسمبلی چ اپوزیشن دی پوری جنج جدوں گئی. بہت سے لوگوں نے PTI کا جھنڈا نہیں اٹھایا ہوگا. ٹیسٹ کیس کے طور پر شیخو پورا کے اس پنڈال میں ہم ریفرنڈم کرتے ہیں. روٹی 10 روپے کی ہے, اگر عمران خان کہتے ہیں 110 کی ہو جائے گی, 110 میں کہتے ہیں 210 کی ہو جائے گی. کہتے ہیں جناب اشیاء خرد و نوش کا فقدان ہو جائے گا. نبی کی عزت پہ پہرے کے لیے عمران تم کھڑے ہو جاؤ, ہم پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی تمہارے ساتھ ہوں گے. جس کا یہ جذبہ ہے کہ نبی کی عزت پہ پہرا عمران دے دے, ہم بھوکے پیٹ بھی ساتھ رہیں گے. دونوں ہاتھ کھڑا کر کے بتا. دیکھ رہے میں آج کی ریلی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہاں پہ ایک خاتون ہے, آپ کی نکلی ہوئی ہے یہاں پہ, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ہمارے جذبے آج بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم گورنمنٹ پہ تھے. یہ نالاحق, یہ غدار, یہ کرپٹڈ, یہ چور, یہ گورنمنٹ میں آ کے ہمارا جو پرانا پاکستان تھا یہ واپس وہی پاکستان بنا دیں گے. ہم ان کو اتنا تنگ کریں گے, ان کا اتنا جینا آرام کریں گے کہ یہ سب نواز شریف کی طرح اپنا یہ ملک چھوڑ کے وہیں پہ غلامی کریں گے. ہم یہاں پہ 1% بھی غلامی برداشت نہیں کریں گے. ہم ایک آزاد قوم ہے, ہم ایک زندہ قوم ہے, ہم ہر فیمیل کو میں یہ اس پلیٹ فارم سے میسج دینا چاہتی ہوں کہ نکلو اور اپنی آزادی کا باعث خود بنو. ہم گھر میں بیٹھ کے کبھی بھی آزادی نہیں لے سکتے. جو ہمارے کرپٹڈ لوگ آئے ہوئے ہیں, جو ضمانت پہ ہاں کے اسمبلی میں بیٹھ کے وزیر اعظم بن سکتا ہے, ہم یہ بالکل ایبسولوٹلی نوٹ, ہم یہ کبھی بھی منظور نہیں کر سکتے. ان کا جینا ہم اتنا حرام کریں گے کہ یہ سارے ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کے یہ پاکستان چھوڑ کے یہ لوگ چلے جائیں گے, وہی امریکہ کی غلامی کر لیں. ہم اس کو یہاں پہ چھوڑنے دیں گے بھی نہیں انشاءاللہ.
दोस्तों, कुछ लोग सिर्फ नाम के ही शरीफ होते हैं और अगर इनके कामों को यहूदी देख लेते हैं तो वो भी शर्मा जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे मरियम नवाज हमजा शहबाज के साथ बगलगीर हो रही है। पहली बार तो मरियम नवाज की नजर कैमरे पर पड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने जप्फी जरा कुट के नहीं डाली। सर मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। लेकिन अगली बार जब मरियम नवाज की मुलाकात फिर से हमजा शहबाज से होती है तो ये दोनों रवायती अंदाज में मिलते हैं और फिर जब भी होती है वो भी कुट के। मतलब आप देख सकते हैं कि ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और ये इसी इस्लामी मुल्क के हुक्मरान है। यानी इनके यहाँ गैर महरम से जप्पी लगाना कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि ये लोग खुद को सेकुलर समझते हैं। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जेब, हमारे टैक्सों का पैसा खाने वाले या यूं कह लें कि उड़ाने वाले इन्हीं पैसों से शराब भी पीते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि मरियम नवाज ने शराब पी रखी है और इमरान खान की असम्बलियां तोड़ने पर दुख का इजहार किया जा रहा है। वो बेचारा क्या करता है, पर्ची जेब से निकाली, खाली पेपर, ये सबूत है। पर किसको बेवकूफ बना रहे हो? वो जो गैर मुल्की ताकतें होती है वो सबूत लिखके देती है। अजीब बात है भाई। अच्छा, दुनिया में पहली मर्तबा किसी बैरूनी ताकत ने किसी मुल्क को खत लिखकर वजीर आजम हटाने का हुक्म दिया। ये एक इंतहाई सीरियस इशू है, क्योंकि ये धमकी इमरान खान को नहीं दी गई थी, ये दुनिया की पहली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर को दी गई। और इसका मरकजी किरदार कौन है? इसका मरकजी किरदार है 3 बार इस मुल्क का रहने वाला वजीर आजम। दोस्तों, बात तो